फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम जैसे हमारा लास्ट वीडियो था कि यूरोप, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। अब देखो, यूरोप के लिए फसलें, तो देखो यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं। 18वीं सदी में आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। मतलब यहाँ के लोगों पे, किसानों पे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई और अफीम की खेती कराई। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे हैं। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल उगाने को किसानों को मजबूर करते रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो देखो, जो हम कलर देखते हैं क्या उसका भी कोई हिस्ट्री है? तो देखो, अब हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर ये दो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो ये जो ब्लू कलर है इसको आमतौर पर नील कहा जाता है। ठीक है, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई देता है वह नील नाम के एक पौधे से निकलता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नील नाम के एक पौधे से निकलता है। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के मॉरिस के छापों में इसका इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाली नील के पौधे से ही तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मतलब होता है, देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, ये मिडल है हमारा और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो सनलाइट होती है वो ईजिली पड़ती है यहाँ पे, तो इस वाले एरिया को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है वो इसी एरिया में पड़ता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी जैसे यूरोप वगैरह है वो उपोष्णकटिबंधीय, यानी कि आधी ठंडा आधा गर्म। ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया गर्म रहता है, तो नील यहाँ पर ही उगता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के लिए वहाँ वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये यूरोप में तो वोड नामक पौधा होता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी इटली, फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयातों पर पाबंदी लगाएं। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के बेनिफिट की वजह से यूरोप के लोग भी परेशानी थे, क्योंकि उनकी चीज़ें बिक्री नहीं हो रही थी और वो भारत से आयात कर रहे थे, तो प्रॉब्लमेटिक तो है ही, लोगों के लिए भी है। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील बहुत चमकदार रंग मिलता था, जबकि वोड मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए सरकारों को राजी कर दिया, मतलब मना लिया कि भाई आप आयात कर लो। ठीक है, तो देखो, इसके बाद कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सैन डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे नील के बागान सामने आए थे, मतलब मांग बढ़ गई तो लोग फिर खेती करने लग गए। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था। ठीक है, और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। अब नील की मांग और बढ़ी, कपड़ा बढ़ेगा तो उसको कलर करने के लिए चीज़ें भी चाहिए। तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, तो इस वजह से इनकी जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ आगे बढ़े ये लोग। ठीक है,
तो देखो, यूरोप में नील की मांग बढ़ती देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अमेरिका की कंपनी थी तो उसने भी यहाँ पे बेनिफिट दिखाना शुरू करा। देखो, आगे देखते हैं अपन। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। मतलब बहुत अच्छे टाइप का नील था ये। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% था। तो इतना बढ़ चुका था वो। जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता जैसे जैसे नील का व्यापार और अफसर व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। मतलब कहने का मतलब है, अब जो है बहुत सारे अफसरों ने तो क्या करा, नौकरियां भी छोड़ दी उनकी खुद की और अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि भाई अपने अलग से नील उगा के बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ के ये काम शुरू कर दिया, तो इतना बेनिफिट दे रहा था वो। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं नील की खेती कैसे होती है। तो देखो, नील की खेती के दो तरीके हैं। ठीक है, एक है निज और एक होता है रेयती। देखो, नाम से ही पता चलता है, निज निज का मतलब होता है कि अपना खुद का, जिसमें मतलब जो भी काम होता है सेल्फ होता है, किसी का अंडर एस्टिमेट नहीं होता, मतलब किसी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। और रेयती मतलब किसानों से करवाया जाना। ठीक है, तो देखो, व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील के उत्पादन करते हैं, या तो ज़मीन खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदारों को ज़मीन भाड़े पर दे देते हैं। ठीक है, और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, अब देखो निज खेती की समस्या। अब निज खेती की प्रॉब्लम क्या थी, तो बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी, जहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े एरिया की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगती थी ना, इसके आसपास ये लोग क्या करते थे, ज़मीन ले लेते थे और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हुई। मज़दूरों को इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में लगे रहते थे। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। यह बीघा यह बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। ठीक है, 1 बीघा के लिए। ठीक है, इसका मतलब था कि अगर किसी बागान के मालिक के पास 1000 बीघा है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। और क्या है कि जब इंसान, मान लो कोई भी नील की खेती क्यों करेगा, उसको तो पहले खाने के बारे में सोचेगा। वो खाना जैसे घर का अनाज उगाएगा वो। नील की खेती तो बाद में देखेगा, भाई बिजनेस के लिए देखेगा तो, पर उसको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो फिर वो चीज़ें क्यों देगा दूसरे लोगों को या अंग्रेज़ों को क्यों देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब रेतों की ज़मीन, वो तो हमने निज वाला देख लिया। ठीक है, अब रेतों में क्या था, रेत मतलब होते हैं किसान। इसका मतलब होता है कि किसान। ठीक है, रेत मतलब होता है किसान। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेत वाली व्यवस्था के। देखो, रेत वाली व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेत वाली व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। मतलब एक तरीके से सट्टा कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता था, मतलब जो इस पर साइन कर देता था, वो नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मतलब कर्जा देते थे एक तरीके से, ये जो उस भी समय साइन कर देता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब कर्जा तो दे रही है कम उस पे ब्याज पे, पर उनको कम से कम उनके 25% भाग पे नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, और जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज और फसल बोने की जिम्मेदारी काश्तकारों यानी कि किसानों की होती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत का नया कर्जा मिल जाता था। यही चक्र दोबारा चलता रहता था। ठीक है, तो देखो, इसके बाद हम बात करते हैं। देखो, ये इस तरीके से नील की खेती की जाती थी। तो देखिए, बहुत आकर्षित होते थे। वे जल्दी समझ आ गए कि ये सिर्फ उनको फंसाने का एक तरीका था अंग्रेज़ों द्वारा।
ठीक है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और छोटा मोटा फ़ायदा दे दिया जाता था, पर असली फ़ायदा तो अंग्रेज के पास जा रहा था। ठीक है, और कर्ज उनका कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, पर वहाँ पे जो मिट्टी है वो सारी चीज़ें खींच लेती है, सारी ताकत खींच लेती है, तो वो उपजाऊ नहीं रह सकती थी नील के बाद में। ठीक है, अब देखो नील विद्रोह। अब लोगों ने, किसानों ने क्या सोचा, भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है तो हमें विद्रोह तो करना पड़ेगा, वरना तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो देखो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, और ये जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। मतलब इन्होंने हर तरीके से बहिष्कार कर दिया नील की खेती का। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें वो बगावत की ताकत कहाँ से मिली, मतलब देखो ये लड़ाई क्यों करी इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा ही इनको उकसा रहा था। तभी आज मान लो कोई दबा हुआ इंसान होता है तो वो हिम्मत नहीं कर पाता जब तक उसको कोई फोर्स नहीं करे कि भाई तू गलत के खिलाफ कदम उठा। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने इनको समर्थन दिया। तो देखो 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों की जिन मुखियाओं से नील अनुबंधों पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर मतलब साइन करवाए गए थे, तो वो लोग किसानों के साथ हो गए, तो इस वजह से उनको दिक्कत आने लगी। अब नील के किसानों को ये भी लगा कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में साथ देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। तो ये 1857 की लड़ाई के बाद की बात है। तो पहले उनको पता था कि 1857 में उनको बहुत खतरा हुआ था, तो फिर वो थोड़ा सा संभले। तो 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया उन्होंने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था इसका, वो आया और उन्होंने दौरा किया, भाई प्रॉब्लम क्या है उस एरिया की। ठीक है, बरसात में मजिस्ट्रेट एशली ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया। तो ये थोड़ा किसानों की तरफ बोला ताकि उनको लगा कि यार ये अंग्रेज अफसर तो हमारे साथ हैं। तो देखो इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया गया। तो वो खुश हो गए और जो ये लड़ाई झगड़ा था वो एकदम रुक गया, थोड़ा कंट्रोल में आ गया, क्योंकि जैसे जैसे ये फैलता तो लोग ये अनकंट्रोलेबल हो जाते लोग, और अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, अब देखो इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जाँच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। ठीक है, तो देखो ये हमें ध्यान रखना है। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहें तो नील की खेती कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। इस बगावत के बाद बागानों में नील उत्पादन धराशायी हो गया। ठीक है, इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, उनके व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कृत्रिम रंग आएंगे तो नेचुरल रंगों पे कौन जाएगा। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये चंपारण आंदोलन नील आंदोलन ही था, यहीं से ही शुरू हुआ था। ठीक है, देखो यूरोप में वुड उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो किससे आता था, इसका आंसर है कृत्रिम रंगों से। तो देखो कृत्रिम रंगों से। ठीक है, देखो इसके बाद है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के बढ़ने के क्या कारण था। तो देखो कपड़ा उद्योग, क्योंकि कपड़ा उद्योग बढ़ा, जैसे कॉटन कॉटन का उत्पादन बढ़ा तो उनको कलर करने के लिए कलर की ज़रूरत पड़ी, तो इस वजह से नील की मांग बढ़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो कि खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो इसका आंसर है कृत्रिम रंगों। इसका आंसर भी क्या है, कृत्रिम रंगों। ठीक है, कृत्रिम रंग। ठीक है, कृत्रिम रंग। रंग देखो,
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन के खिलाफ था, तो नील की खेती के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ से ही हमारा आंसर बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त था कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। तो जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। किसानों से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। स्थायी बंदोबस्त में निश्चित टैक्स मिलता था सरकार को, मतलब एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया था उन्होंने, उतना टैक्स देना ही है स्थायी बंदोबस्त में। यदि जमींदार टैक्स ना दे तो उसकी ज़मीन को हम नीलाम कर दिया जाता था। अब देखो, महलवारी जो व्यवस्था थी वो स्थायी बंदोबस्त से कैसे अलग थी। अभी हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा और महलवारी व्यवस्था भी पढ़ी थी। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त में तो क्या था, टैक्स फिक्स था। ठीक है, टैक्स क्या था, फिक्स था, जबकि इसके अंदर टैक्स फिक्स नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात होती है कि महलवारी, इसमें क्या होता था, महलवारी में समय समय पर टैक्स चेंज हो सकता था। ठीक है, टैक्स की वैल्यू चेंज कर दी जाती थी महलवारी में, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद इसमें गांव के मुखिया की भी भागीदारी होती थी। ठीक है, अब देखो, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो रैयत जो थे, रैयत मतलब किसान थे, तो किसानों पर अच्छा, ये 5 वाला रह गया, पहले 5 वाला कर लेते हैं। देखो, 5 वाला, राजस्व निर्धारण को नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो देखो, किसानों पर अधिक टैक्स हो गया था, मतलब इसमें क्या हो गया, टैक्स का बोझ बढ़ गया था। और बिचौलिया जो बीच वाले होते थे ना, मुंशी, वो किसानों को परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। ठीक है, अब देखो, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो रैयत मतलब क्या होता है, किसान। तो ये नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, तो वो देखो क्यों कतरा रहे थे। तो देखो, नील की खेती से मिट्टी खराब होती थी। ठीक है, जो खाने वाली फसलें हैं वो उगा नहीं पाते थे नील की खेती की वजह से, और इसके अलावा उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। ठीक है, अब किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो बंगाल में नील का उत्पादन क्यों धराशायी हुआ। तो देखो, किसानों का विरोध, नील विद्रोह, यानी यहाँ पर क्या है, लोगों ने नील विद्रोह कर दिया। इसके बाद कृत्रिम रंगों के आने से मांग कम हो गई, इसी वजह से भी उनका उत्पादन कम हो गया और नील की खेती जो थी वो लाभदायक नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर